जिस जेनजी ने नेपाल में सत्ता का पूरा खेल पलटा, उसी ने अब बालेन शाह के खिलाफ खोल दिया मोर्चा। गरीबों के घर पर चला सरकारी डंडा तो सड़कों पर फिर मचा बवाल। इधर भारत के साथ सीमा विवाद पर बालेन शाह का आया बयान तो उधर अपने ही समर्थक हुए नाराज। माजिद अंसारी की गिरफ्तारी ने डाला आग में घी। क्या फंस गए नेपाल के रॉक स्टार प्रधानमंत्री। वो कहते हैं ना, सत्ता की कुर्सी तक पहुंचने वाली भीड़ अगर उसी कुर्सी के खिलाफ सड़क पर उतर आए तो समझ लीजिए कहानी में कोई बहुत बड़ा मोड़ आ चुका है। और इस समय नेपाल में कुछ ऐसा ही दिखाई दे रहा है। दोस्तों, जिस जेनजी आंदोलन ने नेपाल की पुरानी सत्ता को हिलाकर रख दिया, जो युवा गुस्से के बाद केपी शर्मा ओली की सरकार गई और फिर चुनाव के बाद बालेन शाह सत्ता के सबसे बड़े चेहरे उभरे, आज उसी जेनजी के एक हिस्से का गुस्सा बालेन शाह सरकार के खिलाफ दिखाई दे रहा है। कभी रैपर और काठमांडू के मेयर रहे बालेन शाह मार्च 2026 में नेपाल के प्रधानमंत्री बने थे। युवा उन्हें पुराने नेताओं से अलग चेहरा मान रहे थे, लेकिन कुछ ही महीनों में नदी किनारे बसी बस्तियों को हटाने का फैसला, विस्थापित परिवारों के खिलाफ इंतजाम पर उठे सवाल, युवा कार्यकर्ताओं की गिरफ्तारी और भारत के साथ सीमा विवाद पर दिए गए बयानों ने उनकी मुश्किलें बढ़ा दी। दोस्तों, अब सवाल यही है कि क्या बालेन शाह वही गलती दोहरा रहे हैं जिसका विरोध करके नई राजनीति का चेहरा बने थे, और आखिर वो 3 गलतियां कौन सी है जिन्होंने नेपाल के रॉक स्टार प्रधानमंत्री को अपने ही समर्थकों के निशाने पर ला दिया है। चलिए समझते हैं। दरअसल कहानी शुरू होती है काठमांडू की उन नदी किनारों वाली बस्तियों से जहां लंबे समय से जमीनहीन और गरीब परिवार रह रहे हैं। दोस्तों, बालेन शाह जब काठमांडू के मेयर में थे तभी से इन बस्तियों को हटाने की कोशिश को लेकर चर्चा में रही है। प्रधानमंत्री बनने के बाद उनकी सरकार ने अप्रैल में नदी किनारे की बस्तियों को खाली कराने की नई कार्रवाई शुरू की। थापाथली, गैरी गांव और मनोहरा जैसे इलाकों में बस्तियों को हटाने की तैयारी शुरू हुई और भारी संख्या में सुरक्षाकर्मी भी लगाए गए। सरकार का तर्क था कि नदी किनारे रह रहे लोगों की जान हर साल बाढ़ के दौरान खतरे में पड़ती है और नदी क्षेत्र को खाली कराना बहुत जरूरी है। लेकिन विरोध करने वालों का सवाल दूसरा था। आपको बता दें, उनका कहना था कि अगर इन परिवारों को हटाना ही था तो पहले उनके रहने का सुरक्षित और ठीक ठाक इंतजाम क्यों नहीं किया गया। तो वहीं बालेन शाह की पहली बड़ी गलती मानी जा रही है। फैसला लिया गया कि जिन गरीब परिवारों पर उनका सीधा असर पड़ा, उनके दोबारा बसने की व्यवस्था को लेकर सरकार सवालों में घिर गई। प्रदर्शनकारियों के हाथ में न्याय मांगने वाले पोस्टर दिखाई दिए, यानी जिस बालेन शाह को कभी गरीब और आम आदमी की आवाज बताकर पेश किया गया, अब उसी सरकार से गरीब परिवार सवाल पूछने लगे। दोस्तों, बालेन शाह के लिए ये छोटा झटका नहीं है, क्योंकि उनकी पूरी राजनीति पुराने नेताओं से है और तेज फैसले लेने वाले चेहरों की रही है। लेकिन इस बार तेज फैसला ही शायद उनके गले की फांसी बनता दिखाई दे रहा है। अब दूसरी गलती समझिए, क्योंकि बालेन शाह को सत्ता तक पहुंचाने में नेपाल के युवा और जेनजी की बड़ी भूमिका मानी जाती है। दोस्तों, 2025 में भ्रष्टाचार और पुरानी राजनीति के खिलाफ युवाओं का गुस्सा सड़कों पर फूटा था। बालेन शाह ने उस आंदोलन के प्रति खुला समर्थन जताया था और बाद में 2026 के चुनाव में उनकी नई राजनीतिक पहचान को जबरदस्त ताकत भी मिली। लेकिन जब युवा कार्यकर्ता माजिद अंसारी और दूसरे लोग विस्थापित परिवारों की हालत देखने और सवाल उठाने पहुंचे तो पुलिस कार्रवाई ने सरकार को सीधे निशाने पर ला दिया। आपको बता दें, माजिद अंसारी समेत कुछ युवा कार्यकर्ताओं को हिरासत में भी लिया गया। पुलिस का कहना था कि बचाव के काम के दौरान रुकावट पैदा हुई, लेकिन प्रदर्शनकारियों और युवा संगठनों ने गिरफ्तारी पर सवाल उठाए। बस यही बालेन शाह की दूसरी बड़ी गलती मानी जा रही है। आपको बता दें, माजिद अंसारी का नाम इसलिए चर्चाओं में है क्योंकि उन्होंने बस्तियां हटाने के खिलाफ अदालत का दरवाजा भी खटखटाया था। यानी एक फैसला दूसरे विवाद से जुड़ा और फिर पूरा मामला सरकार बनाम जेनजी की लड़ाई जैसा दिखाई देने लगा। दोस्तों, बालेन शाह के सामने यही सबसे बड़ी परेशानी है, क्योंकि पुराने राजनीतिक दलों का विरोध वो झेल सकते हैं, लेकिन अगर वही युवा उनसे नाराज हुए, जिन्होंने बदलाव के नाम पर उन्हें समर्थन दिया था, तो उसकी राजनीति ताकत की जड़ पर असर पड़ता है। और अब तीसरी गलती की चर्चा भारत से जुड़ी है।
आपको बता दें, पीएम बनने के बाद बालन शाह ने भारत और नेपाल के सीमा विवाद पर कहा था कि मामला एक तरफा नहीं है और दोनों तरफ से एक दूसरे की जमीन पर कब्जे के सवाल है। उन्होंने बातचीत से समाधान की बात भी की, लेकिन उनके बयान ने राजनीतिक चर्चा को गर्म कर दिया। हालांकि भारत को लेकर बालन शाह के रुख ने पहले से ही उनकी विदेशी नीति पर नजरें गड़ा दी थी। नेपाल जैसे देश के लिए भारत सिर्फ पड़ोसी देश नहीं बल्कि खुली सीमा और गहरे सामाजिक रिश्तों वाला देश है और इसीलिए नेपाल में बड़ी हलचल का असर भारत तक पहुंचना स्वाभाविक है। दोस्तों, यही वजह है कि भारत की एंट्री वाली कहानी को समझना भी जरूरी है। देखिए, भारत ने नेपाल के अंदरूनी आंदोलन में कोई सीधा दखल नहीं दिया है, लेकिन नेपाल में अगर हालात बिगड़ते हैं तो खुली सीमा के कारण भारत के सीमावर्ती इलाकों पर इसका असर पड़ सकता है। अब उत्तर प्रदेश, झारखंड, पश्चिमी बंगाल और सिक्किम से नेपाल की सीमा जुड़ी हुई है। लोगों की आवाजाही लगातार होती रहती है और ऐसे में नेपाल की राजनीतिक अस्थिरता पर नई दिल्ली की नजर रहना स्वाभाविक तो है ही। फिलहाल बालन शाह के तख्तापलट की बात जोरों पर हो रही है, क्योंकि जिस युवा ताकत ने उन्हें नेपाल की सत्ता का सबसे चमकता चेहरा बनाया, आज उसी का एक हिस्सा सड़क पर जवाब मांग रहा है। दोस्तों, अब बालन शाह के पास दो रास्ते दिखाई दे रहे हैं। पहला, या तो वो प्रदर्शनकारियों से बातचीत कर विस्थापित परिवारों के लिए मजबूत व्यवस्था बनाए और युवा कार्यकर्ताओं के मामले पर भरोसा कायम करें, या फिर दूसरा, टकराव बढ़े और नेपाल में एक बार फिर से सड़कों की ताकत सत्ता के लिए बड़ी चुनौती बन जाए। अब देखना होगा कि नेपाल का रॉकस्टार प्रधानमंत्री इस सियासी तूफान से बाहर निकलता है या फिर जिन 3 गलतियों ने उनकी सरकार को घेरा है वहीं धीरे धीरे उनकी पूरी सियासी लुटिया डुबो देती है। आपका इस पर क्या कुछ कहना है, हमें कमेंट में जरूर बताएं। देश दुनिया की हर बड़ी सटीक और भरोसेमंद खबर के लिए अभी विजिट करें हमारी वेबसाइट nowuttarpradesh.com और nownoida.com, क्योंकि यहां सिर्फ सुर्खियां नहीं बल्कि पूरी जानकारी मिलेगी।